दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुनार मेंडल के संचय कार्योत्पादन मॉडल का वर्णन करें या फिर गुनार मेंडल के संचय कार्योत्पादन सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन इससे भी दे सकता है। इसको अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव काउसेशन कहा जाता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव काउसेशन थ्योरी कहा जाता है। ये गुनार मेंडल कौन है? तो ये एक विद्वान, एक अर्थशास्त्री है। कहाँ के? स्वीडन के। ठीक है, स्वीडिश अर्थशास्त्री है गुनार मेंडल। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है या फिर कह सकते हैं इन्होंने एक मॉडल दिया है और इसका नाम है संचय कार्योत्पादन मॉडल। इस मॉडल में इन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो क्षेत्र है या फिर कह सकते हैं जब कोई भी एरिया विकास करता है, विकसित होता है, तो ये जो विकास है वो एक ऐसा प्रक्रिया है जो लगातार होता रहता है। उसके आजू बाजू वाला जो क्षेत्र है वो लगातार क्या है, तो कमजोर होता जाता है। इस मॉडल में इस चीज को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ये जो गुनार मॉडल है ये कहते हैं कि जब कोई एरिया विकसित होना शुरू होता है तो वो लगातार विकसित होता ही रहता है, वो लगातार क्या बढ़ता ही रहता है। जबकि इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसके आसपास वाला जो जितना भी क्षेत्र है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और यहाँ का जो संसाधन है वो वहां पर लगातार पहुंचता रहता है। चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वो खनिज हो या फिर जितने प्रकार के संसाधन है, वो लगातार इस केंद्र में आता रहता है और जो आजू बाजू वाले जितने क्षेत्र है वो कमजोर होता जाता है। ये इन्होंने अपने मॉडल में बताया, संचय कार्योत्पादन सिद्धांत में इन्होंने बताया गुनार मेंडल ने। और इसी चीज को यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर अभी तक अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी करके जा सके। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा यहाँ पर परिचय लिखा है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रादेशिक विकास के अध्ययन में विभिन्न विद्वानों ने क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों को समझाने का प्रयास किया है। जो प्रादेशिक विकास क्या होता है इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, किसी भी एरिया को डेवलप करना है प्रादेशिक विकास कहा जाता है। उसके अध्ययन के विभिन्न विद्वानों ने क्या क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों को समझाने का प्रयास किया कि क्यों कोई भी एरिया डेवलप रहता है और उसके आसपास वाले क्षेत्र या फिर बहुत सारे क्षेत्र कम विकसित होते हैं। इसके क्या कारण रहते हैं उसको समझाने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने प्रयास किया है। इनमें स्वीडिश अर्थशास्त्री गुनार मेंडल का महत्वपूर्ण स्थान है और इसी काम करने के लिए जो स्वीडिश अर्थशास्त्री है गुनार मेंडल, इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने 1957 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन में संचय कार्योत्पादन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। उन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, तो संचय कार्योत्पादन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव काउसेशन थ्योरी। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वयं को लगातार आगे बढ़ाता रहती है। इसी कारण विकसित क्षेत्र और अधिक विकसित होते जाते हैं तथा पिछड़े क्षेत्र और अधिक पिछड़ते जाते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है, जो गुनार मेंडल है, ये कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र जब विकसित होना शुरू होता है तो वो और अधिक विकसित होता रहता है, जबकि जो पिछड़ा क्षेत्र है वो लगातार और पिछड़ते ही जाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो संचय कार्योत्पादन मॉडल है या फिर जो संचय कार्योत्पादन सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया है। गुनार मेंडल के अनुसार विकास की प्रक्रिया संतुलित नहीं होती। विकास की प्रक्रिया संतुलित नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि हर एक क्षेत्र क्या बराबर विकसित है, नहीं है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो गुनार मेंडल है इनके अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है वो संतुलित नहीं है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। किसी क्षेत्र में एक बार विकास की शुरुआत हो जाने पर वहां उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं। और किसी क्षेत्र में अगर एक बार विकास का शुरुआत हो जाता है तो वहीं पर उद्योग भी लगेंगे, वहीं पर व्यापार होगा, वहीं पर परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब चीज के अवसर वहीं पर बढ़ने लगते हैं। इससे अधिक पूंजी, श्रम तथा संसाधन उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई भी एरिया डेवलप है तो लोग काम करने के लिए कहाँ जाएंगे, जहां पर रोजगार है, और जहां पर रोजगार है वहां पर बैठे रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई रांची क्षेत्र है, ठीक है, तो रांची क्षेत्र विकसित है और यहाँ पर गिरिडीह क्षेत्र या फिर कहते हैं जो आसपास के क्षेत्र वो थोड़े से कम विकसित हैं, थोड़े से पिछड़े हुए, तो लोग यहाँ से वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या उसका विकास हो जाता है और वहां पर उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, रोजगार, ये सारे जो अवसर है ऑटोमेटिक वहां पर बढ़ने लगते हैं। जबकि जो इस तरह के जो छोटे क्षेत्र हैं, कोडरमा, गिरिडीह, इस तरह के जो छोटे क्षेत्र हैं या फिर कम डेवलप एरिया है रांची से, वो क्या धीरे धीरे पिछड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि फलस्वरूप उस क्षेत्र का विकास और अधिक तीव्र गति से होने लगता है और जो उस तरह के क्षेत्र तो जो पहले से डेवलप हैं वो और गति से बढ़ने लगता है, विकसित होने लगता है। दूसरी ओर अविकसित क्षेत्रों से संसाधनों का पलायन होने लगता है जिससे उनका विकास और धीमा पड़ जाता है। और जो अविकसित क्षेत्र है या फिर जो पिछड़े क्षेत्र है वहां से संसाधन वहां पर पलायन करने लगता है, चाहे वो मानव संसाधन हो या फिर किसी भी प्रकार का संसाधन हो। अगर यहाँ पर उद्योग नहीं तो कच्चा माल का हम लोग क्या करेंगे, कच्चा माल वहीं पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, वहीं पर ले जाना होगा।
और वहां पर क्योंकि उद्योग है तो वो बना करके माल फिर बेचेगा। तो उसी तरह से यहाँ से जो संसाधन है वो वहां पर चला जाता है। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि दूसरी ओर अविकसित क्षेत्रों से संसाधनों का पलायन होने लगता है, जिससे उनका विकास और धीमा पड़ जाता है। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ने लगती है। इसी को मिडल ने संचय कार्य उत्पादन कहा है। और ये जो असमानताएं हैं जो बढ़ता है, क्योंकि जो विकसित क्षेत्र वो लगातार विकसित होता ही जा रहा है और जो पिछड़ा क्षेत्र वो लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, इसी को मिडल ने संचय कार्य उत्पादन कहा है। ठीक है, संचय कार्य उत्पादन सिद्धांत कहा है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मॉडल की प्रमुख विशेषताएं। ये जो गुनार मिडल के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किया गया, फिर जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको समझते हैं। तो इस सिद्धांत या फिर मॉडल का जो पहला विशेषता है वो है विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है। विकास क्या है? तो एक चक्रीय प्रक्रिया, मतलब घूम के फिर वहीं पर आना है। मिडल के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन को जन्म देता है। उदाहरण के लिए उद्योगों की स्थापना से रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ने से आय बढ़ती है, आय बढ़ने से बाजार का विस्तार होता है और बाजार के विस्तार से नए उद्योग स्थापित होते हैं, मतलब फिर से वहीं पर आ जाना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी उद्योग पहले बढ़ा, उद्योग लगा तो वहां पर क्या हुआ? रोजगार बढ़ गया। अब रोजगार बढ़ने लगा तो पैसा लोग कमाने लगे, पैसा कमाने लगे तो आय, जो आय है वो बाजार में आने लगा, मतलब पैसा और खर्चा होने लगा। तो अगर पैसा और खर्चा होने लगा, पैसा लोग कमाने लगे तो और उद्योगों का विस्तार होगा, और चीजों का जरूरत पड़ने लगेगा, तो बाजार के विस्तार का होने लगता है और उससे क्या जो उद्योग है वो स्थापित होने लगते हैं। तो विकास जो एक चक्रीय प्रक्रिया इनके द्वारा कहा जा रहा है, जो मॉडल इनके द्वारा दिया गया है वो कहते हैं इसका एक विशेषता है कि जो विकास वो चक्रीय प्रक्रिया है, मतलब जहां से शुरू होगा फिर वहीं पर आकर के रुकेगा। ठीक है, दूसरा जो इसका विशेषता है वो है विकास हमेशा संतुलित नहीं होता। विकास हमेशा संतुलित नहीं होता, मतलब हर क्षेत्र क्या बराबर डेवलप है? नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर बहुत कम है। तो विकास हमेशा संतुलित नहीं होता। सभी क्षेत्रों में विकास समान रूप से नहीं होता है। कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित हो जाते हैं जबकि कुछ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। इससे क्षेत्रीय विषमताएं उत्पन्न होती है। इससे क्या, तो जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं, मतलब जो क्षेत्रों में असमानताएं देखने को मिलता है वो उत्पन्न हो जाता है। आप नजदीक नजदीक देख लीजिए, जैसे कि एक धनबाद हो गया, एक गिरिडीह हो गया। तो जो धनबाद है वो लगातार डेवलप हो रहा है और लगातार डेवलप होते होते आज से 50 साल होते होते जो धनबाद है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। वहीं पर जो आप गिरिडीह क्षेत्र देख रहे हैं, गिरिडीह आने वाले 100 सालों में उतना डेवलप नहीं हो पाएगा जितना कि आज आपका धनबाद डेवलप है। ये बिल्कुल सच बात है और ये बदल नहीं सकता। ठीक है, आप गिरिडीह के रहने वाले आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच बात है क्योंकि यहाँ पर सरकार भी वैसा नहीं है और व्यवस्था भी वैसा नहीं है। अगर आप शुरुआत करना चाहें किसी काम को, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा और टाइम कम से कम अब 100 साल का लगेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसका जो अगला विशेषता है वो है संसाधनों का आकर्षण। इससे क्या होता है? संसाधनों का आकर्षण होता है। विकसित क्षेत्र अपने बेहतर अवसरों के कारण पूंजी, श्रम, तकनीक तथा प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे उनका विकास और तेज हो जाता है। जो क्षेत्र डेवलप हुआ है वहां पर लोगों का जरूरत पड़ेगा, टैलेंटेड लोगों का जरूरत पड़ेगा, मिस्त्री का जरूरत पड़ेगा, लेबर का जरूरत पड़ेगा। हर क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में क्या, तो लोगों का जरूरत पड़ेगा। जो मानव संसाधन उसका आवश्यकता पड़ेगा, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ठीक है, रोड बनाने पड़ेंगे, हवाई अड्डे बनाने पड़ेंगे, तो बहुत सारी चीजों का वहां पर डेवलपमेंट होगा। इसके कारण संसाधन खुद ही खुद क्या होगा, वहां पर चला जाएगा। जो भी संसाधन है, मान लीजिए आपके पास कोयला निकलता है, ठीक है, और आपके पास कोई उद्योग है ही नहीं, तो आप कोयला क्या चबा के खाएंगे? क्या नहीं खाएंगे। तो जहां पर उद्योग है, मान लीजिए दिल्ली में उद्योग था, तो आप कोयला झारखंड से लेकर दिल्ली में पहुंचा रहे हैं, वहां पर क्योंकि उद्योग है। तो कच्चा माल खुद ही, जो संसाधन वो खुद ही कहां पर चला जाता है? जहां पर उद्योग है। तो ये संसाधनों को आकर्षण करता है। जो एरिया डेवलप होता है वो क्या करता है? तो संसाधनों को भी आकर्षण करता है। चौथा जहां पर इसका विशेषता हम लोग देखते हैं वो है क्षेत्रीय समानताओं में वृद्धि। इसके कारण क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि होता है। जब विकसित क्षेत्रों में विकास केंद्रित हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र विकसित हुआ तो वहीं पर विकास केंद्रित हो गया। अब आने वाला जो अगला डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो ये बात कहा जा रहा है कि जब विकसित क्षेत्रों में विकास केंद्रित हो जाता है तो पिछले क्षेत्रों से लोग और संसाधनों का पलायन शुरू हो जाता है। लोगों और संसाधनों का विकास कैसे पलायन शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर बढ़ता जाता है। हम आपको यही उदाहरण दिए थे गिरिडीह और धनबाद का। अभी लोग गिरिडीह से धनबाद काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि तुरंत आपके गिरिडीह में विकास शुरू हो जाएगा और सारे लोग जो धनबाद में काम कर रहे हैं, जो अपने बाल बच्चा को वहां पर पढ़ा रहे हैं, जिसका वहां पर नौकरी है, किसी प्रकार का नौकरी है, तो क्या वो तुरंत छोड़कर गिरिडीह आ जाएंगे? क्या नहीं आ सकते हैं। तो ये बात सच है, ये सच ही रहेगा। मिडल के दो प्रमुख प्रभाव हैं, ये दोनों आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप मिडल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो दोनों प्रभाव को आप लोग जरूर लिखिएगा, इसकी विशेषताओं को जरूर लिखिएगा। ठीक है, पहला इसका प्रभाव है प्रसार प्रभाव, स्प्रेड इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये फैलना, प्रसार मतलब होता है फैलना। प्रसार प्रभाव वह स्थिति है जिसमें किसी विकसित क्षेत्र का लाभ आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचता है। जैसे कि आपका एनसीआर हो गया, क्या हो गया? एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं बल्कि उसमें और 24 जिले हैं। उसमें आपका राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी आता है और उत्तर प्रदेश का भी कुछ जिला आता है। तो मान के चलिए जो दिल्ली एनसीआर है उसको बोलते हैं
प्रसार प्रभाव, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रसार प्रभाव, ठीक है, ये इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि प्रसार प्रभाव स्थिति है जिसमें किसी विकसित क्षेत्र का लाभ आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए किसी शहर में उद्योग स्थापित होने पर उनके आसपास के क्षेत्रों में सड़क, परिवहन, बाजार और रोजगार के अवसर विकसित होने लगते हैं। इससे पड़ोसी क्षेत्रों को भी लाभ प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में पहले से सब कुछ डेवलप था, तो वहां पर भीड़ बढ़ने लगा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग एनसीआर, ठीक है, एनसीआर बोलते हैं। दूसरी तरह से क्या हुआ, इसके आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिला, आज वो शहर भी डेवलप है, तो इसको बोलते हैं प्रसार प्रभाव, ठीक है। जो गुणार मिडल है जिसका द्वारा संचय कार्य उत्पादन मॉडल दिया गया, उसका एक प्रभाव है संचार प्रभाव। दूसरा जो सिद्धांत का प्रभाव है वो है बैकवॉश प्रभाव। क्या है, बैकवॉश प्रभाव। बैकवॉश प्रभाव वह स्थिति है जिसमें विकसित क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों से पूंजी, श्रम, प्रतिबद्ध तथा संसाधनों को अपनी ओर खींच लेता है। ये जो बैकवॉश प्रभाव, इसमें क्या होता है, इसमें जो विकसित क्षेत्र होता है वो अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उससे चीजों को यहीं पर खींच लेता है, वो एरिया को बढ़ाता नहीं बल्कि संसाधनों को यहीं पर ले आता है। उदाहरण के लिए गांवों के शिक्षित युवक रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर चले जाते हैं, इससे शहरों का विकास बढ़ता है। इससे क्या होता है, जो शहर उसका विकास बढ़ता है जबकि गांवों का विकास प्रभावित होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैकवॉश प्रभाव। तो ये जो मॉडल दिया गया है गुनार मिडल का, जो संचय कार्य उत्पादन मॉडल दिया गया है, इसमें दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, एक तो प्रसार प्रभाव और दूसरा बैकवॉश प्रभाव। प्रसार प्रभाव में क्या होता है, जो शहर होता है वो धीरे धीरे फैलता है, जबकि जो बैकवॉश प्रभाव है उसमें क्या होता है, तो जो क्षेत्र है वो केंद्र की तरह काम करता है और आसपास के क्षेत्रों से संसाधन को अपने ओर खींच लेता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मिडल का मानना था कि अधिकांश विकासशील देशों में बैकवॉश प्रभाव प्रसार प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। जो अधिकांश विकासशील देश है, मतलब जो अभी विकास कर ही रहे, जैसे कि श्रीलंका हो गया, हम लोग खुद विकासशील देश है, भारत, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब क्या सब विकासशील देश हैं। ये सब तो मान लीजिए पिछड़ा देश हो गया, लेकिन विकासशील देश इसको माना जाता है। तो इस तरह के जो देश है वहां पर अधिकतर क्या है, तो बैकवॉश प्रभाव देखने को मिलता है, ज्यादातर प्रसार प्रभाव कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि क्षेत्रीय समानताएं बढ़ती जाती है, और यही कारण है कि क्षेत्रीय समानता जो बढ़ते जाता है, जो गांव है या फिर छोटा जो कम डेवलप है या फिर जो कम कह सकते हैं कि विकसित क्षेत्र है वो कम ही रह जाता है, और जो ज्यादा विकसित क्षेत्र है वो लगातार विकसित होता ही रहता है। आगे हम लोग मॉडल का उदाहरण देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो गुनार मिडल के द्वारा जो संचय कार्य उत्पादन मॉडल दिया गया उसके उदाहरण को समझते हैं। भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए देश के विभिन्न राज्यों से लोग इन शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। लोग वहां पर कमाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, रहने के लिए जाते हैं, आधुनिक शिक्षा के लिए जाते हैं, तमाम चीजों के लिए वहां पर लोग जाते हैं। परिणाम स्वरूप इन शहरों में निवेश, उत्पादन और रोजगार लगातार बढ़ता है। अगर लोग वहां पर ज्यादा रहेंगे, वहां पर खर्च करेंगे, तो वहां पर जो रोजगार है लगातार बढ़ता रहेगा, जरूरत जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों से लोग पलायन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए गिरिडीह, धनबाद, या फिर कह सकते हैं पूरा जो झारखंड है, झारखंड भी उतना डेवलप नहीं है। हम आपको धनबाद का उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि धनबाद बहुत ज्यादा विकसित हो गया, हैदराबाद बन गया, ऐसा नहीं है। दूसरी ओर जैसे कि मान लीजिए हमारा झारखंड, इन क्षेत्रों से लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। वहां विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। जहां से जैसे हम लोग झारखंड से पलायन किए, तो झारखंड उतना डेवलप नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ से संसाधन तो सारा चल जा रहा है। जैसे कोयला का हम लोग बात करते हैं, तो कोयला का उपयोग जितना हम लोग नहीं कर रहे उससे ज्यादा तो और लोग कर रहा है, जबकि हम लोग के यहाँ पर प्लांट लगना चाहिए, हमारे यहाँ पर उद्योग लगना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। यह इससे मिडल के संचय कार्य उत्पादन मॉडल का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। और ये जो सिद्धांत दिया गया है गुनार मिडल के द्वारा, ये इनके कार्य उत्पादन मॉडल है उसका स्पष्ट उदाहरण है। इसी तरह से जो पिछड़ा क्षेत्र वो और पिछड़ता जाता है, और जो विकसित क्षेत्र वो लगातार विकसित होता ही रहता है। हमारे पास कोयला निकलता है, लेकिन कोयला को यूज हम लोग नहीं कर पाते, जितना हमें करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग सिर्फ कोयला जला के यहाँ पर उद्योग चलाएंगे तो सिर्फ उद्योग ही चलेगा, सिर्फ काली ही आएगा, ठीक है, सिर्फ करिया करिया हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर उद्योग बढ़ेगा तो वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो वहाँ पर लोग आएंगे, नौकरी होगा, नौकरी होगा तो यहाँ पर बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग बनेगा तो ज्यादा लोग आएंगे, अपने बाल बच्चा को कहाँ पर पढ़ाएंगे, बाहर में क्या, यहीं पर पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज सब कुछ बनेगा। तो इस तरह से एरिया डेवलप होता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं मॉडल की उपयोगिता। इस सिद्धांत का उपयोगिता क्या है। पहले जो इसका उपयोगिता है यह क्षेत्रीय विकास और असमानताओं को समझाने में सहायता करता है। ये जो मॉडल है, ये जो सिद्धांत है, क्या करता है, क्षेत्र के विकास को और उसके असमानताओं को समझाने में क्या करता है, सहायता ये करता है। दूसरा जो इसका उपयोगिता है वो यह बताता है कि क्यों कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित होते हैं जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़ जाते हैं, ठीक है, क्यों कुछ क्षेत्र जल्दी जल्दी विकसित होता है और कुछ पिछड़ जाता है। ये जो मॉडल ये बताने का काम करता है। तीसरा जो ये काम करता है, यह विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं को समझने में उपयोगी सिद्ध हुआ है।
ये जो सिद्धांत इसके अंदर दिया गया, ये विकासशील देशों की आर्थिक समस्याएं क्या है इसको समझने में उपयोगी होता है। चौथा इसका उपयोगिता है, यह सरकार को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष नीतियां बनाने को प्रेरणा देता है। सब कुछ पता है, सरकार को भी ये बात पता है कि जो क्षेत्र विकसित है वो लगातार विकास कर रहा है, जो पिछड़ा हुआ वो लगातार पिछड़ा जा रहा है, लेकिन लोग ध्यान देते हैं क्या? अगर आप पढ़ने में कमजोर रहेंगे तो जो ट्यूशन वाला मास्टर होता है वो भी आपको ध्यान नहीं देगा। जो टॉपर बच्चा है लोग उसी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उससे कोचिंग का नाम होगा। अगर मान लीजिए आप जेई का तैयारी करते हैं, ठीक है, नीट का तैयारी करते हैं, तो आप बहुत टॉपर स्टूडेंट हैं, आप लगातार टॉप करते जा रहे हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है, तो आपका नाम भी पता होगा। जो डायरेक्टर होगा, ठीक है, जो आपके कोचिंग सेंटर का जो डायरेक्टर होगा, जो सारे टीचर होंगे, उनको भी आपका नाम पता होगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में नॉर्मल हैं, कम तेज हैं, तो आपको कोई नहीं जानेगा, ठीक है, कोई पहचानेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप तेज रहेंगे तो उससे उसका कोचिंग सेंटर का नाम विकसित होगा, लोग वहां पर और इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से शहरों में भी होता है, जो शहर पहले से डेवलप है, लोग वहीं पर उद्योग खोलना चाहते हैं, वहीं पर व्यापार लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ आलोचना भी देख लेते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ आलोचना होता ही है। तो पहले जो इसका आलोचना हुआ है, यह सिद्धांत क्षेत्रीय समानताओं पर अधिक बल देता है और संतुलित विकास की संभावनाओं को कम महत्व देता है। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो क्षेत्रीय समानताएं हैं वो बहुत अधिक है और संतुलित विकास की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। दूसरा जो इसका आलोचना वो है, यह सभी क्षेत्रों और परिस्थितियों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। ये जो मॉडल है ये सारे परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, फिर जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्षेत्र होता है उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि हर एरिया का कंडीशन अलग अलग रहता है। इसी के बारे में ये कहा जा रहा है। तीसरा जो इसका आलोचना वो है, कई बार सरकारी नीतियां और योजनाएं क्षेत्रीय समानताओं को कम कर देती हैं, जिसका पर्याप्त उल्लेख इस सिद्धांत में नहीं है। ये एक आलोचना की तरह लिखा हुआ, लेकिन ये आलोचना नहीं है। सरकार कितना काम करता है आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। जो शहर डेवलप नहीं हो रहा है, क्या तुरंत उसको डेवलप कर लेगा सरकार? नहीं कर सकता। तो कहां से इस मॉडल में लिखना जरूरी था? नहीं जरूरी था, फिर भी इसको आलोचना में लिख दिया है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा निष्कर्ष को, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि गुनार मेडल का संचयी कार्य उत्पादन मॉडल प्रादेशिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है, जिसमें विकसित क्षेत्र निरंतर अधिक विकसित होते जाते हैं और पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़ने की संभावना बनी रहती है। जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र वो लगातार पिछड़ते रहता है। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में निवेश, उद्योग, शिक्षा तथा आधारभूत सुविधाओं का विशेष विकास करना चाहिए। सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन सरकार काम करेगी कि नहीं? सभी को चाहिए फायदा, सभी को चाहिए मुनाफा। कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा तो क्यों करेगा, जब आपके पास कोई फायदा ही नहीं है? तो इसलिए यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन को दबा कर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।